हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बडी। मेरा नाम है अविनाश सिंह और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। और इंटरनेशनल रिलेशन एज अ सब्जेक्ट इज हेल्पफुल फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज जीएस मेंस पेपर 1 एंड ग्लोबलाइजेशन इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी जीएस मेंस पेपर 3 में इंटरनेशनल इकोनॉमी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर मैनेजमेंट और इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड ऐसे और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है हेल्पफुल होता है। उसके साथ ही जो लोग यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और बीए एमए यूजीसी नेट जेआरएफ का जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन से उनके लिए भी ये लेक्चर हेल्पफुल होगा। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि मैं आज रेनेसां पीरियड के बारे में डिस्कस करूंगा और हमारा आज का टॉपिक होगा एनलाइटनमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यूरोप में सबसे पहले मॉडर्निटी इन 3 मेजर प्रोसेसेस से आया था, जिससे जो था एनलाइटनमेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एनलाइटनमेंट को डॉनिंग ऑफ द एज ऑफ द रीजन भी कहा जाता है, जिसका मतलब हुआ यूरोप में मॉडर्न एरा और मॉडर्निटी सबसे पहले 3 मेजर प्रोसेसेस से आए थे। सबसे पहला प्रोसेस था एनलाइटनमेंट, डॉनिंग ऑफ द एज ऑफ द रीजन। सेकेंड प्रोसेस था फ्रेंच रेवोल्यूशन, द क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल सोवरेनिटी। और थर्ड प्रोसेस था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें मास मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्टार्ट हो जाता है। तो आइए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण क्या होता है कि इससे अर्बनाइजेशन का प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है। अर्बनाइजेशन होने के कारण बहुत सारा सोशल प्रॉब्लम आएगा और उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन आएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के कारण क्या होगा, यूरोप में सबसे पहले डेमोक्रेसी आएगा, डेमोक्रेटिक थिंकिंग आएगा लोगों के बीच में और लोग डेमोक्रेटिक थॉट प्रोसेस डेवलप करना शुरू करेंगे। उसके साथ क्या होगा, डेमोक्रेसी आने के कारण लोगों के थॉट प्रोसेस में चेंज होगा। देयर विल बी चेंजेस इन इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल एंड सोशल स्फीयर ऑफ लिविंग। उसके साथ जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन होगा तो उसके कारण क्या होगा कि यूरोप का सोशल स्ट्रक्चर चेंज होने लगेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, देखिए अगर मान लीजिए कि ये कोई एक छोटा सा यहाँ पर गांव है और वहाँ पर ये छोटे-छोटे घर हैं ऐसे। इस गांव में अगर कोई फैक्ट्री सेटअप कर दिया जाता है तो क्या होगा, ये पहले कि समझिए कि एग्रेरियन यहाँ पर एग्रेरियन इकोनॉमी था। उसके बाद यहाँ पर एक फैक्ट्री सेट होता है, ये फैक्ट्री सेट होता है। फैक्ट्री सेट होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आएगा, बिजली, पानी आएगा, मतलब कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, लोग बाहर से आके बसेंगे, यहाँ पर बसना शुरू करेंगे और बाहर से जब लोग आके बसेंगे तो क्या होगा, यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ेगा। यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ने के कारण और क्या होगा, यहाँ के आसपास के एरिया में भी डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। यहाँ पर इसके बाद स्कूल्स आ जाएंगे, हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस आएंगे, कोचिंग सेंटर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, मॉल्स। और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो इसी तरह से यूरोप के सोसाइटी में भी चेंजेस आता है। इसके साथ हम लोग क्या देखेंगे कि इन सारे जगहों पे क्या स्किल्ड वर्कर्स एज वेल एज सेमी स्किल्ड वर्कर्स दोनों रहेंगे। स्किल्ड वर्कर्स क्या करेंगे, ऑफिस में जॉब करेंगे, बट व्हाट विल द सेमी स्किल्ड वर्कर्स एंड अनएडुकेटेड वर्कर्स विल डू, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग फैक्ट्रीज में एज अ लेबरर्स, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, कुली, एज दोस पीपल दे विल वर्क ओवर देयर। और उस तरह से वो लोग को काम करने के कारण क्या होगा कि वहाँ पर जो गरीब लोग रहेंगे, वहाँ पर स्लम्स का डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स। साथ ही धीरे-धीरे हम देखेंगे कि रिसोर्सेज की कमी होगी। तो इस तरह से वहाँ का एक सोशल स्ट्रक्चर, जो पहले का सोशल स्ट्रक्चर था, वो अब धीरे-धीरे चेंज होने लगेगा। एनलाइटनमेंट, चलिए एनलाइटनमेंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एनलाइटमेंट 17 से 18 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, जिसके कारण ह्यूमन बीइंग्स को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स माना गया और उसके साथ ही रैशनल थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ और उसका जो सेंट्रल फीचर था वो था ह्यूमन बीइंग। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आदमी क्या करता है, वो आदमी रैशनली सोचने लगता है, चर्च के बारे में नहीं सोचता है। बाइबल को दूसरे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करता है तो उसको क्या मिलता है, उसको डिस्क्रिपेंसी मिलता है कि जो चर्च हम लोग को बता रहा था और जो बाइबल में ओरिजिनली लिखा गया है उसमें बहुत सारा चेंजेस है। तो आदमी रैशनल थिंकिंग पे विश्वास करने लगता है, रैशनली सोचता है। इसके कारण क्या होगा, आदमी का रैशनली और क्रिटिकली सोचने के कारण क्या होगा, ह्यूमन बिहेवियर में चेंज होगा, जिसके कारण ह्यूमन प्रोड्यूसर और यूजर ऑफ नॉलेज दोनों हो जाएगा। ह्यूमन क्या करेगा, उसके पास जब नॉलेज आएगा तो वो खुद ही उस चीज को पढ़ेगा, बाइबल
इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ेगा, उसमें वो इन्वेंशंस करेगा और इसके साथ क्या होगा कि लोग और भी ज़्यादा जागरूक होते जाएँगे, लोग साइंटिफिक होते जाएँगे और उसके साथ क्या होगा सेक्युलर, साइंटिफिक और प्रोग्रेसिव ह्यूमन एटीट्यूड और माइंड लोगों का डेवलप होगा। अब आगे चल के हम लोग देखेंगे रोल ऑफ फिलोसफर्स इन एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट आने में लाने में फिलोसफर्स का क्या रोल रहा है। ये हम लोग ये मैंने जस्ट एक कार्टून लाया था, ये देखिए, ये समझ लीजिए कि ये सारे फिलोसफर्स हैं, एक जगह बैठकर ये लोग डिस्कस कर रहे हैं लोगों के साथ। तो ये लोग क्या-क्या डिस्कस करेंगे, तो हमारे सबसे पहले फिलोसफर हैं चार्ल्स लुइस मॉन्टेस्क्यू। ये एक फ्रेंच फिलोसफर और एक जज थे, जिसके कारण जज होने के कारण इन्हें लॉ का पूरा नॉलेज था और साथ ही ये फिलोसफर्स भी थे। तो इनका सबसे पहला एक बुक इन्होंने पब्लिश किया था जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉ और उसमें उन्होंने क्या कहा था कि देयर शुड नॉट बी कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब एक ही आदमी के हाथ में सारा पावर नहीं होना चाहिए, जैसे कि कौन-कौन सा पावर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। और ये सेपरेशन ऑफ पावर में बिलीव करते थे। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले के जो राजा लोग थे, ये लोग क्या करते थे, ये जैसा कि लुई 14 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। लुई 14 क्या बोलता था? लुई 14 बोलता था आई एम द लॉ, आई एम द किंग एंड माय वर्ड इज द लॉ। ये लुई 14 बोला करता था कि मैं राजा हूँ और मैं जो बोलता हूँ वही कानून है। तो इस तरह के राजा हुआ करते थे, इनके हाथ में सारे पावर्स थे। अब ये महाशय जो आते हैं चार्ल्स लुइस मॉन्टेस्क्यू, ये क्या बोलते हैं, ये जो हमारे फ्रेंच फिलोसोफर हैं, ये बोलते हैं कि ऐसा कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एक हाथ में नहीं होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी को अलग करना चाहिए और लोगों को पावर देना चाहिए। जो वहाँ की जनता है, जनता के पास पावर होना चाहिए। जनता के पास पावर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे डेमोक्रेसी आएगा। हमारे दूसरे फिलोसोफर हैं जॉन लॉक, ये एक इंग्लिश फिलोसोफर थे और इनका कहना क्या था, ये लोगों के राइट्स के बारे में बोला करते थे, लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करने के बारे में बोला करते थे। ये भी बोलते थे कि जो राजा अगर किसी अपने प्रजा के राइट को नहीं प्रोटेक्ट कर सकता है, उस राजा को हटा के यहाँ से फेंक देना चाहिए। उस राजा को राज करने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर आप उनका एक कोट्स देख लीजिए, एवरी इंडिविजुअल हैज सर्टेन राइट्स व्हिच कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एनी अथॉरिटी। और वो क्या करते थे, ये राइट्स को का एडवोकेसी करते थे, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू पर्सनल फ्रीडम। इनका कहना था कि लोगों के पास ये तीनों राइट्स होने चाहिए। ये राइट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के पास, ये बेसिक राइट्स हैं और कोई भी राजा जो इन राइट्स को छीनता है, उसे हटा देना चाहिए फ्रॉम द सीट ऑफ पावर एंड रिप्लेस्ड बाय अनदर रूलर हु इज एबल टू प्रोटेक्ट दिस राइट। और जो राजा इस राइट्स को बचा सकता है, उस राजा को गद्दी देना चाहिए, सत्ता देना चाहिए। हमारे अगले फिलोसोफर हैं वोल्टायर, जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। ये रिलीजियस टॉलरेशन ऑफ और फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट किया करते थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आई स्टैंड फॉर द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, इनका बोलना था। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ को सपोर्ट किया करते थे। इसी तरह से हमारे नेक्स्ट फिलोसोफर हैं जीन जैक्स रूसो। इन्होंने एक बुक पब्लिश किया था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इसमें उन्होंने क्या किया कि उस बुक में वो लोग कहते हैं लोगों को कि लोगों के पास अपना राजा चुनने का अधिकार होना चाहिए। और अब जब लोग अपने चॉइस का राजा चुनेंगे, तो ही उनकी पर्सनैलिटी अच्छे तरह से डेवलप होगी, वो लोग भी अच्छे तरह से डेवलप होंगे और वो कंट्री में भी डेवलपमेंट आएगा। और इन थिंकर्स के इन्फ्लुएंस के कारण क्या होता है कि लोग प्रैग्मेटिकली सोचना शुरू करते हैं। ये क्या बोलेगा, देखिए ये बोलता है लेट्स चेंज आवर मेंटल स्टेटस, हमें अपना बुद्धि चेंज करना चाहिए, मेंटल स्टेटस चेंज करना चाहिए। जिस तरह से हम लोग सोचते हैं वो सोच हमारा बहुत ज़्यादा गलत है। ये क्या बोलेगा जेंटलमैन, ये भी बोलेगा कि हाँ, हमें सोच विचार के, बुद्धि के साथ, विवेक के साथ काम लेना चाहिए, मोर प्रैग्मेटिकली, लेट्स थिंक मोर प्रैग्मेटिकली। अब आते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय फ्रेंच सोसाइटी क्या था, फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, द फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट वाज द religious priest who lived a luxurious life, no taxation on church property। फर्स्ट क्लास में कौन था, फर्स्ट क्लास में ये जो क्लर्जी लोग थे, ये लग्जूरियस लाइफ जिया करते थे एकदम, इनके प्रॉपर्टी पर कोई टैक्स नहीं लगा करता था, राजा भी इन्हें प्रॉपर्टी डोनेट किया करता था।
और साथ ही ये गरीब लोगों का खून चूसा करते थे। ये एक कार्टून है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो थर्ड स्टेट का ये जो कॉमन मैन है, इसके ऊपर ये दोनों लोग विराजमान हैं और इसका ये लोग इसके ऊपर बैठे हुए हैं, इसका खून चूस रहे हैं। तो आप इस कार्टून से समझ सकते हैं कि थर्ड स्टेट वाले लोगों का क्या हाल था। सेकंड स्टेट सेकंड स्टेट में नोबल्स थे, नोबल ऑफ स्वॉर्ड, नोबल ऑफ रोब्स। ये दो तरह के हुआ करते थे। नोबल ऑफ स्वॉर्ड्स वर बिग लैंडलॉर्ड्स, और ये एक पैरासाइट की तरह जिया करते थे, लोगों का खून चूस चूस के। और थर्ड स्टेट में क्या था? थर्ड स्टेट में ये कॉमन मैन था, ये जो आप देख सकते हैं। और बाकी सारा टीचर्स, मर्चेंट, आर्टिसंस। और इन लोगों का कंडीशन क्या था? इन लोगों का कंडीशन बहुत ज्यादा खराब था। ये लोग क्या करते थे? पूरा का पूरा टैक्स यही लोग दिया करते थे जो थर्ड स्टेट थे। फ्रांस को चलाने का जिम्मा भी इन्हीं लोग के ऊपर था। उसके साथ ही चर्च भी इनसे टैक्स लिया करता था, जिसका नाम था टिथे। इट वाज रिलीजियस टैक्स। रिलीजियस टैक्स। अब इस चीज से लोग परेशान हो जाते हैं और एक दिन ये लोग रिवोल्ट कर देते हैं, और रिवोल्ट होगा और जो राजा और रानी, एक दिन वो लोग भाग रहे होते हैं, उन्हें पकड़ के बिहेड कर दिया जाएगा गिलोटिन के द्वारा। उन्हें गिलोटिन से मार दिया जाएगा। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब स्टार्ट होता है? इंग्लैंड में सबसे पहले ये स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द लेट 18th एंड 19th सेंचुरी। और इसके कारण क्या होता है? इसके कारण सोसाइटी में बहुत सारा इकोनॉमिक चेंजेस, सोशल चेंजेस आता है। और सबसे पहले ये इंग्लैंड में स्टार्ट होता है और उसके बाद धीरे-धीरे अदर कंट्रीज में और फिर पूरे कॉन्टिनेंट्स में। अब आइए देखते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। फर्स्ट क्या था? सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके कारण क्या होगा? जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिस्टमैटिक इम्प्लीमेंटेशन होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज बहुत इजीली प्रोड्यूस हो पाएगा। उसके साथ क्या होगा? गुड्स एंड बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा। लार्ज क्वांटिटी में जब प्रोड्यूस होने लगेगा तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? मार्केट। और क्या? इवॉल्व न्यू वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लेबर ऑन अ लार्ज स्केल। ये सबसे पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि इतना ज्यादा लेबर का जरूरत हो, लेकिन जब फैक्ट्री में बहुत लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत ज्यादा लेबर का भी जरूरत पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वाचिंग स्टडी बडी। थैंक यू फॉर वाचिंग स्टडी बडी एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आप लोग वीडियोस को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, बस एक बटन दबाना है और सब्सक्राइब हो जाएगा। So please keep supporting us. See you in the next video. Thank you.